दैट इज मॉडुलस, दैट इज डिफरेंट थिंग। मॉडुलस को मॉड बोलते हैं, वो अलग चीज है। मोड है वो अलग चीज। मॉड मॉड जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और मोड एक टर्म है। मोड एक टर्म है। सब लोग कैमरा ऑन करिए। तो मोड जो है वो क्या है, एक टर्म है जो सेंट्रल टेंडेंसी को रेफर करता है, और मॉड जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसका मतलब है कि अगर मैथमेटिकल टर्म कोई नेगेटिव वैल्यू भी है तो उस ऑपरेशन को ऑपरेट करने पे वो पॉजिटिव हो जाता है। ये है मोड। मॉडुलस बोलते हैं इसको कंप्लीटली। चलो लिखो जरा मोड, MODE क्या है? लिख लिए, लिखिए। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा सेट, the highest frequency of data set is known as mode. Is known as the mode value gives the mode value. ऐसे भी लिख सकते हैं। Is known as gives mode. Known as mode. Gives mode कर दो। Known as is a different thing. ठीक है, चलो अब एक फ्रीक्वेंसी टेबल लीजिए तो जरा। क्वेश्चन जो दिया था उसमें से कोई क्वेश्चन बताओ मुझे सारा। एक चीज यहाँ पे नोट करके डाल लीजिए, मोड कैन नेवर बी नेगेटिव। मोड कैन नेवर बी नेगेटिव। मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये श्योर है। चलो कोई डेटा सेट बताओ कुछ ना, क्वेश्चन दिया था वही लिख लेते हैं। तो बनाए थे, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी बताओ। सेकंड 2.3 2.3 बना लिया मैम, मगर उसको मैं फॉर्मूले पे सेट नहीं करता। ठीक है, उसका हम उसके इस रेफरेंस में मोड का एग्जांपल दे देते हैं। क्वेश्चन कब शेयर किया था? 1 का है 2.3 ना। तो अच्छा ये तो डेटाबेस नहीं है, दूसरा निकालो। चलो 2.2 का दे रहा एग्जांपल। 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, and 32 to 40, and 40 to 48। 8 का डिफरेंस 50 नहीं आएगा ना। दिस इज CI। इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? 8, 7, 16, 24, 15, 7। ठीक है, यही है। विजिबल है? ऑनलाइन में सब लोग कैमरा ऑन करिए। ठीक है, ये डेटा है। अब इसको इसमें किया क्या गया है, मैंने बताया कि मोड वो है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कब हो? जब ये वाला डेटा सेट ना हो। मान लो जैसे सिंपली दिया है, सपोज क्लास में 0 to 10। सपोज 8 डस्टर से ही पूछा जाएगा पानी। किनारे से, डस्टर के किनारे। थोड़ा टाइम लगाएगा। क्या था? जैसे x कोई वैल्यू है, x और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो x का कोई भी वैल्यू दे डाल दो, 10, 20 इस तरह का। और ये 10 मार्क्स आया है सपोज 2 लोगों को,
15 मार्क्स आया है 3 पर्सन को, 20 मार्क्स आया है 5 पर्सन को, इसका कुछ दिया हुआ है। और भी है 25 मार्क्स आया है 2 एंड 30 मान लीजिए ऐसा मार्क्स आया है 4 पर्सन को। तो इसमें मोड किसको बोला जाएगा? मोड उस वैल्यू को बोला जाएगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? इस 20 मार्क्स गेन करने वालों की। तो इसको बोला जाएगा मोड। 20 इज द मोड, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को नहीं बोला जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी का जो ऑब्जर्वेशन है एक्स है उसको बोला जाएगा मोड वैल्यू। मतलब आप इस केस में MO इज इक्वल टू 20 लिखेंगे। ठीक है, ये है मोड। लेकिन ये कब होगा? जब डेटा इस तरह का दिया है। इस डेटा को क्या बोलते हो आप? अनग्रुप्ड। अनग्रुप डेटा में क्या होता था, जैसे एक्स के केस में होता था तो क्या निकालते थे? एक्स एक मीन है, सॉरी एक्स एक नंबर्स है, नंबर्स को रेफर कर रहा है, सारे ऑब्जर्वेशंस को वैल्यूज को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो एन से। अगर फ्रीक्वेंसी और एक्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, समेशन एफ एक्स बाई एन, याद है ना फॉर्मूला? सो वो मीन निकाल लेते थे। मीडियन निकालते थे तो इस केस में मीडियन कैसे निकलता है? रिपीटेड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं आता उस केस में। ठीक है, सीक्वेंशियली अरेंज कर दो ऑर्डर वे में, जो आएगा मिड पॉइंट n/2 या n/2 + 1 और n/2 जो वैल्यू आया उन दोनों को ऐड करके जो पॉइंट लाओगे वो होगा। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट था अनग्रुप डेटा के केस में। अनग्रुप डेटा के केस में मीन निकालोगे तो समेशन xi/n हो जाएगा। अनग्रुप डेटा के केस में मीडियन निकालोगे तो n/2 या फिर n/2 + n/2 + 1 और इसका होल 2, ये आता है मीडियन। थर्ड में मोड जब निकालते हैं तो जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें कभी भी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता। कुछ भी डेटा दे दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दिख जाए तो वो मोड हो जाएगा। और अगर किसी दो सेट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी मिल जाए तो उसका दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, वो हो जाएगा। उसके इसमें बाई मोडल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मान लो यही 5 इसमें भी आ जाए तो भी हो सकता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है, तो उस केस में दोनों को सम डिवाइड करेंगे 2 से, जो आएगा वो वाई मॉडल का केस होगा। और भी जब बहुत सारा केस इसमें है, बहुत सारा एक्सेप्शंस मिल जाएगा इसमें ऐसा। लेकिन ऐसे जनरल टर्म में जब हम डिफाइन करते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका जो एक्स वैल्यू है दैट इज मोड। ठीक है, वही मोड टर्म आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब डेटा अनग्रुप्ड हो तब। अगर डेटा ग्रुप है लाइक वैसा दिया हुआ है तो मोड निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, जो इससे रिलेटेड नहीं है। अगर ये डेटा सेट दिया है तो कभी भी आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, सिंपली आंसर ये होगा। और ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में होते हैं। अगर आपको उस तरह का डेटा दिया है तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में मोड से इनकेस क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको इस तरह का डेटा सेट दे दिया जाएगा जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मिल जाए, उसको ऑब्जर्वेशन को बोल दोगे कि वो मोड है, खत्म कहानी। क्लियर है ये? सो अब हम देखते हैं कि अगर डेटा हमारे पास क्लासिफाइड ग्रुप्ड हो तो फिर क्या होगा। अनग्रुप के केस में ये होगा। और एक चीज यहाँ पे ये भी देखिएगा, मीन जो हो सॉरी मोड जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेड है ना, टर्म्स रिपीट हो रहा है, काउंट हो रहा है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर इन केस किसी भी कैलकुलेशन में मोड नेगेटिव आ जाए तो समझ लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसे कि था मीन वाले में, अगर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अगर 0 नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि वो 0 ही होना चाहिए। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अगर वो 0 नहीं है तो कैलकुलेशन मिस्टेक। खुद को रेक्टिफाई कर लीजिए बैक प्रोसेस में जाके, वहां आप कैलकुलेशन अगर सुधार लेते हैं तो फर्दर जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ भी करना है, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, श्योर है। ठीक है, चलो लिखो इसके बाद मोड। ये अनग्रुप डेटा का था डेफिनेशन जो लिखते हैं। अब लिखिए मोड फॉर ग्रुप डेटा। ये लिखो ग्रुप डेटा लिखो हेडिंग, उसके बाद फॉर्मूला बता देते हैं फिर उसको अप्लाई। साइड में लिख लीजिए, नहीं तो अगर पहले से डेटा लिख चुके हैं तो ठीक है। मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन एज एमओ। फॉर्मूला है एमओ इज इक्वल टू, एमओ मोड को रेफर कर रहे हैं, क्लियर है ना? एमओ एमडी और एम बता चुके थे। सो दिस इज एल प्लस
del 1 जो बुक में आपके होगा वही हम लिख देते हैं, del 1 by del 1 plus del 2 into I, ठीक है। where यहाँ मेंशन कर लो, where L is equal to लोअर लिमिट, जो कि पहले भी था, तो लोअर लिमिट ऑफ वहां क्या लिखते थे, मीडियन क्लास, यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। जो भी मॉडल क्लास मतलब यहाँ भी क्लास आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां भी मीडियन में भी क्लास आइडेंटिफाई किया जाता था, मोड में भी क्लास आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर फर्दर का प्रोसेस होगा। del 1, del 1 इज द, ये जो del 1 है दैट इज difference, this is difference of the frequency, difference of the frequency of model class and pre-model class। यहाँ पे लिख लो पूरा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा मत लीजिएगा, फिर हो सकता है बाद में कंफ्यूज हो जाए। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो एक चीज यहाँ ध्यान कर देना, नोटिस करना, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, डिफरेंस क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका उसके प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से, तो ये डिफरेंस जब भी आएगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, और हाईएस्ट से प्रीसीडिंग हाईएस्ट कुछ भी होगा कम होगा, तो वो जो भी होगा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है ऐसा पॉसिबल, किसी का भी अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मॉडल क्लास जो होगा दैट इज द क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस डेटा के हिसाब से दिस इज द मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, इससे ज्यादा है कुछ, अब इसमें से इसको घटाओ किसी को भी घटाओ, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये जो भी होगा हाईएस्ट मॉडल जो है इसी को मॉडल क्लास बोलेंगे, एमओ क्लास लिख लो साथ में अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो। यहाँ पे del 1 पे आ जाइए, सॉरी del 1 हो चुका, del 2 सेम टर्म होगा, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्रीसीडिंग मॉडल क्लास जो था प्री मॉडल क्लास, उसको सक्सीडिंग मॉडल क्लास कर दो, लिखने की जरूरत है, सेम टर्म लिखना है, सिर्फ प्रीसीडिंग को रिप्लेस कर दीजिएगा सक्सीडिंग से, ठीक है, सक्सीडिंग से। ठीक है, सो del 1 क्या था, डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो माइनस प्रीसीडिंग मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो। नेक्स्ट है सक्सीडिंग मॉडल क्लास और प्रीसीडिंग और एग्जैक्ट जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। आई बच गया है, अब लिख दीजिए आई इज द, जो पहले था आई इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, या फिर विड्थ ऑफ द, जो भी विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल लिख दो, या फिर सिंपली क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं। I is the width of the class, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेशन, ये वाला टर्म हम हटा दे रहे हैं, आप लिख चुके हो। अब इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। चलो देखो जरा, देखिए जरा क्या है, मॉडल क्लास में L इज द लोअर लिमिट, मॉडल क्लास कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24, मॉडल क्लास ये, और मॉडल क्लास को बेटर ऑप्शन है, हर जगह क्वेश्चन भी बनाइएगा, एग्जाम में भी बनाइए, ऐसे करके मॉडल क्लास आ गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये जो L था ये क्या है, दिस इज 24, तो यहाँ पे M हो, जब आप मोड कैलकुलेट करेंगे देन यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ L दैट इज 24 प्लस 24 ही है ना लोअर लिमिट। अगेन del 1 जो है दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस टर्म, 24 माइनस 16 लिख देते हैं यहाँ पे हम 24 माइनस 16, आप पूरा वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, क्या है ये दोनों डिफरेंस, मतलब 24 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 15,
इनटू ये पूरा सेट जो होगा दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, कितना है डिफरेंस? 24 और 32, 5 नहीं है, 8। ठीक है, ये करना है, मतलब आप इसको 24 एज इट इज, ये डिफरेंस क्या है 8 डिवाइडेड बाय ये क्या है 8, ये डिफरेंस 8 है और ये डिफरेंस 9 है, तो क्या हो जाएगा इनटू 8। तो आपका 8 8 जा 64, 7 सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आ रहा है 27.76. 27 ही आ जाएगा, 3.7 आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, 3.76, so ultimately 27.76, this is the mode। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, करना है ऐसे। ठीक है, अब इससे थोड़ा हायर लेवल का बात सिर्फ इतना है कि ये कैलकुलेशन जो आपने मीन, मीडियन और मोड किया है वो सब लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके यूज के हिसाब से अगर देखा जाए, मार्केट रिसर्च या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहां यूज देखना है उस मीन मीडियन मोड का क्या वैल्यू आता है, तो आपने मीन, शायद इसका डेटा का मैंने निकालने के लिए कहा था, मीन और मीडियन बनाए हो, सॉल्व किए हो, लास्ट क्लास में कहा था मैंने, डेटा जो शेयर किया है आपको, सॉल्यूशन आया है कुछ, मीन निकाले हैं, मोड नहीं निकाले, सॉरी मीडियन नहीं निकाले, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मीन कितना आया है 25.40, मोड अभी जस्ट आया है दैट इज 27.76, ये है। और हमने एक फॉर्मूला शायद पढ़ा था, पढ़ लेते हैं अगर नहीं पढ़ा था तो, ये क्लियर है ना, हटा सकते हैं इसको, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट किसी भी प्रोसेस में है तो बोलो। इस चीज को सिंपली ऐसे समझना है, मॉडल क्लास डिफाइन कर लो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उसके जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी, उसके जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी, दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए, रख दीजिए, अपवर्ड में जो भी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आएगी दैट डिनोमिनेटर हमेशा लार्जर आएगा क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, उस डिफरेंस को इस डिफरेंस को, इन दोनों के डिफरेंस हमें दोनों के डिफरेंस से ऐड कर रहे हैं। हाँ बोलो मैम 24 माइनस 16 कहाँ से ये हुआ मैम, ये नहीं समझ में आया, मोड वाला 24 प्लस और फिर 24 माइनस 16। अच्छा ये देखो Yes. फॉर्मूला, इस चीज को फॉर्मूला को ध्यान से देखो क्या है, मोड इज इक्वल टू एल, ठीक है, एल प्लस डेल वन प्लस डेल टू इंटू आई जो भी है ये है, इसमें एल को क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में देखो लिखा हुआ है एल इज व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास तो बोल दिया, तो लोअर लिमिट का मतलब हमें समझ में आ रहा है। अब बोला जा रहा है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास वो क्लास होता है जो फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में आइएगा, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो, कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बताओ, 8 है, 7, 16, 24, 15 एंड 7, 24 मैम, मैम 24, इस 24 वाले को ऐसे घेर देना है, इसी को मॉडल क्लास बोल रहे हैं। अपर लिमिट होना चाहिए, ठीक है। क्यों ये हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट लिमिट है तो इसके और इसके बीच में ही है ना, इन दोनों के बीच में रेंज में आएगा ना वैल्यू, तो लोअर लिमिट ही में ऐड करेंगे, तो ये मॉडल क्लास हो गया। अब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है बताओ, 15 कहाँ दिख रहा है तुमको, मैम नीचे, कहाँ नहीं दिख नहीं फिर 24 के नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास ये है 24, अब इस क्लास में सबसे लोएस्ट ये लिमिट है, लिमिट इसको बोलते हैं, इधर वाला जो लिखा हुआ है वो, ये CI जो है ना 0, 8, 8, 16, 16, 24, 24, 32, इसमें इस क्लास में लोअर लिमिट क्या है, लिमिट इसको बोला जाता है 0, 8, 8, 16 जो है उसको, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है 24 और 32 है, तो किसको लोअर मानोगे मैम 0 से 8 ना लोअर आ जाएगा मैम, 0 उस क्लास की बात नहीं कर रहे, हम ऊपर जा ही नहीं रहे, इसमें इस रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या है 24, इसलिए 24 लेते हैं क्योंकि आपने स्टेटमेंट में लिखा है, एक बार चेक करो वापस से, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास लिखा हुआ है,
लोअर Yes, लिमिट ma'am. नहीं लिखा हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ Model class. तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, दैट ma'am. इज 24 प्लस साइन। उसके बाद क्या लिखा है, del 1 में आपने लिखा है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट आपने बताया 24 है, इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है Ma'am, 16. 16, तो यही चीज यहाँ लिखा है 24 माइनस 16, ठीक है। लकीली यहाँ पे लोअर लिमिट और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो Yes, ma'am. 24 ये भी है 24 वो भी है, तो कंफ्यूजन का पॉइंट है। तो 24 माइनस 16 ये हो गया, जो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, जो कि यहाँ भी लिख रहे हैं। del 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, del 1 दोनों सेम ही है, इसीलिए ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट टर्म में लिखा है del 2 जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास टू सक्सीडिंग मॉडल क्लास, जो भी ये टर्म है, तो 24 माइनस 15 हो जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये टर्म यहाँ लिख दिया। आई जो है वो विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये 32 माइनस 24 जो करोगे वो डिफरेंस है, Yes, ma'am. तो दैट इज 8, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करना है, 24 में से 16 घटाओ 8 आ जाएगा, Yes, ma'am. 24 माइनस 16 8 1 तो सेम ही है, और 24 माइनस 15 करोगे तो ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, Yes, ma'am. 3 घटाने पे कम ही हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड करके वैल्यूज निकालिए तो अल्टीमेटली ये आ जाता है, यही प्रोसेस है। Okay. अब इसके बाद मोड और सॉरी मोड और मीन मिल गया, मीन तो कैलकुलेट कर चुके हो ना, सही है, श्योर हो, Yes, ma'am. तब ठीक है, जो रिजल्ट आएगा हो सकता है वो रिजल्ट पे पता चल सकता है, तो पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद का जो टर्म है, एक फॉर्मूला है जो कभी भी कैलकुलेशन में अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो मीन और मीडियन का अगर फॉर्मूला, तीनों का रिलेशन है, मीन मीडियन मोड का रिलेशन है, जो कि शायद जानते हो। हाँ, 3 मीडियन इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला एग्जैक्ट होता है। सो मोड इज इक्वल टू 3 median minus 2 mean. 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये ठीक है। आपको पता क्या है, मीन पता है, मोड पता है, मीडियन निकाल लो। सो मोड इज इक्वल टू 27.76 एंड दैट इज 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन नहीं मालूम है एज इट इज छोड़ दीजिए, एंड मीन इज 25.40, तो 2 into 25.40 यही है ना, निकालिए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। हाँ, मीडियन मीन आएगा 50.8, इसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 80, so this is 50, 25 into 2 करेंगे तो 50.80 ना, ये हो गया। आपको 3 मीडियन निकालना है, ये टर्म उधर भी देते हैं, हम यहाँ नहीं लिखते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो जोड़ के हो जाएगा 78.5। हाँ, सो 27 पहले लिख दें ऐड करके, 27.76 प्लस 50.80 एंड दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन। सो ये ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 50 प्लस 7 27 क्या हो जाएगा, 78.56 और इसको यहाँ पे मीडियन चूंकि निकालना है तो 3 से डिवाइड कर लो, 26.18। सो 26.18 जो है ये मीडियन मिला। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज रख लो, 26.1 है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा आएगा, मीन कुछ और बताएगा, मीडियन कुछ और रेफर करेगा, मोड कुछ और आएगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीन मीडियन मोड तीनों ही इक्वल आ जाए, ऐसा भी होता है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो स्टैटिस्टिकली ये शो करेगा मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल। सब डिफरेंट भी आ सकता है और सब बहुत ज्यादा डिफरेंट भी हो सकता है, क्लोजर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जो भी रिजल्ट आया है, अकॉर्डिंग टू दैट ये डेटा कैसा है। क्लियर है? क्या करने वाले हैं, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर मीन मीडियन मोड में,
मतलब डेटा में स्कैटर्डनेस ज्यादा है। स्कैटर्डनेस ज्यादा है मतलब डेटा में डिफरेंस ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो कुछ भी कंक्लूजन निकालना मुश्किल होगा, और अगर डेटा में सिमिलरिटी ज्यादा है तो जो कंक्लूजन निकालेंगे वो ज्यादा टाइम तक वैलिड होगा। समझ आ रहा है? अगर डिफरेंस ज्यादा है, एक ही क्लास में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, तो कुछ भी कंक्लूड करना मुश्किल है, क्योंकि हर वैल्यू जो चेंज कर रहा है वो तो चेंज करता ही है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, चेंज है, डिफरेंट होगा, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ओपिनियन निकालना, कंक्लूजन निकालना मुश्किल होगा। थोड़ा सिमिलर है तो कुछ कंक्लूजन निकालने के कंडीशन में हो, और एग्जैक्टली सिमिलर है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मतलब हुआ कहने का। तो इसके बेसिस पे नियर अबाउट कहीं ना कहीं आ रहा है, सब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 यूनिट का अप्रॉक्स 1 यूनिट का तीनों में डिफरेंस है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं जो डेटा है वो अप्रॉक्स सिमिलर है। मीन मीडियन मोड बहुत ज्यादा दूर लाई नहीं कर रहा है, तो मीन मीडियन मोड जो है वो एक सिमेट्रिकल पोजीशन को कहीं ना कहीं टेंड कर रहा है, तीनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट को रेफर करने की कोशिश कर रहा है। ये मतलब हुआ। जो इंटरप्रिटेशन, इसी इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन के बेसिस पे डिसीजंस लिया जाता है। मैंने क्या बताया था शुरू में, सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये मेजर करते हैं डेटा कितना सिमिलर है, डेटा में क्या वेरिएशन है वो नहीं देख रहे हैं। जैसे ये वो चीज है, मैंने एक एग्जांपल शायद दिया हो, वेरिएशन अगर देखना है तो हर इंसान को देख लो, जिसके पास 2 आंख है, 1 नाक है, कान है, मुंह है, जो है वही कंडीशन, कंपोजिशन फेस का वही है, लेकिन सबका फेस एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आप यहाँ पे डिफर कैसे करते हैं? कोई बिहार का है, कौन राजस्थान का है, कौन बंगाल का है, कैसे डिफर करते हो? कुछ ना कुछ उस सिमिलरिटी में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं आपको, बिना उसके तो पता नहीं चलता। चलता है? बिहार से बंगाल का इंसान राजस्थान कश्मीर कैसे करते हो? हम विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, डिफरेंस पता चलता है। मतलब कुछ जो लोग हैं उसमें ज्यादा सिमिलरिटी है, कुछ ग्रुप है जो थोड़ा डिसिमिलर है। तो इससे क्या पता चलेगा डिसिमिलर कहाँ है, कहाँ सिमिलर है, किस पॉइंट पे? कंपोजिशन वही है, कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, फेस कंपोजिशन वही है। ऐसा तो नहीं है किसी के पास 3 आंख है, 2 नाक है, ऐसा तो नहीं है, सबका कंपोजिशन फेस का वही है, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलर है और कुछ डिसिमिलर है। तो उसमें अगर सिमिलरिटी में बहुत ज्यादा कॉमन टर्म मिल जाए, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिल जाए, तो ये माना जाएगा कि डेटा एक ही जगह का है, एक ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इन दिस और दैट वे, एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो वहां पे कंक्लूजन निकालना आसान है। बस ये मतलब हुआ। अगर वही जो डिफरेंट है, सबका कंपोजिशन सेम है, लेकिन 2 अलग अलग से डेटा या फिर कुछ रिजल्ट अलग आ रहा है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन है जो कि ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। अगर क्लास में मान लीजिए सबका मार्क्स अलग अलग आया हो, किसी का 100 आया, किसी का 2 आया, किसी का 0 भी आया, तो यहाँ कंपैरिजन करना, डिसीजन लेना मुश्किल होगा। एज अ डिसीजन मेकर इस चीज को सोचो, जो भी डेटा एनालिसिस और ये सब हम पढ़ते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए ही पढ़ते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है टैकल करना, डिसिमिलरिटी ज्यादा है। अब आपको एक पूरे ग्रुप के साथ काम करना है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, कोई उत्तर, कोई पूरब, कोई पश्चिम जाएगा, क्या करोगे? मुश्किल है डिसीजन लेना, कोप अप करना। तो ये चीज यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। दूसरे केस में डिसिमिलरिटी, और ये श्योर है, ये चीज समझना है आपको कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब डेटा डिफरेंट है, सबका अपना कंपोजिशन है, सबका अपना नेचर, स्ट्रक्चर जो भी है, सब कुछ डिफरेंट है, तो डिसिमिलर होगा, ये श्योर है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट डिसिमिलरिटी कुछ सिमिलर टर्म्स होंगे, आपको वो चीज काउंट करना है। और ये चीज जब इसी को हम सिर्फ डिसिमिलर टर्म्स को कंपेयर करते हैं या फिर उसको स्टडी करते हैं, तो वो टर्म मेजर ऑफ वेरिएशन में चला जाता है। मेजर ऑफ वेरिएशन में क्या वेरिएशन है विद इन डेटा, हम वो स्टडी करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डेटा कितना सिमिलर है वो स्टडी करेंगे, ये टर्म हुआ। तो मीन मीडियन मोड क्या था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जिसमें हम सिमिलरिटी ऑफ डेटा डिस्कस करेंगे, तो जो रिजल्ट ये आएगा उससे हम क्या सिमिलर है और कितना सिमिलर है ये समझने की कोशिश करते हैं। इस डेटा एनालिसिस का, इस डेटा स्टडी का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब, ठीक है। सो एवरेज इतना है, मोड इतना है, मीडियन इतना है। मतलब अगर इस चीज को अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहो तो एवरेज मार्क्स हो या एवरेज कुछ टर्म हो, सपोज ये कुछ पेन यूज करने का डेटा हो, तो एवरेज इतना लोग पेन यूज करते हैं इस पर्टिकुलर एज के, मान सकते हैं इस पर्टिकुलर एज, मतलब 25-26 के एज का रेंज हुआ ना, 25 प्लस जा रहा है,
तो 25-26 के रेंज ज्यादा पेन यूज करते हैं, मान ले सकते हैं। 27 के जो है 27 जो है वो मैक्सिमम करता है, वो ऑन द एवरेज है, लेकिन मैक्सिमम लोग किस एज के जो डेटा पेन यूज करते हैं वो 27 के एज के, 27-28 के एज के। जो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है जिसके टू द राइट और टू द लेफ्ट इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सेम पेन यूज करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? ये क्या बताता है, मीडियन इज द मिड पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे इधर और इससे इधर इक्वल नंबर ऑफ पेन इस्तेमाल किया जाता है, ये मीडियन बता रहा है। मोड क्या बता रहा है, इस पर्टिकुलर एज के पर्सन ज्यादा पेन यूज कर रहे हैं। मीन क्या बता रहा है, ऑन द एवरेज इस एज के लोग ज्यादा पेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है तीनों अलग अलग अगर डिस्क्राइब करना है तो तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हैं 25 to 26 के रेंज, 27 के रेंज में सब कुछ मीन मीडियन मोड सब कुछ लाइक कर रहा है। तो ये जो एज ग्रुप होगा 25 से शुरू करिए और 27-8 तक चले आइए, ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल एक इंटरवल बता सकते हैं। तो ये एज है जिसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं स्टडी से रिलेटेड, वर्क में मतलब वर्क प्लेस में भी ऐसा प्लेस प्रोफेशन जिसमें ज्यादा लोग पेन इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पेन यूज का डेटा है तो वो किस चीज का डेटा है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा, प्रॉफिट लॉस का भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। कोई डाउट है इसमें में बताओ? अब तक जो लॉजिक समझाना चाहे वो समझ आया है या नहीं? श्योर है? कर सकते हो तो इंटरप्रेट इसको मार्केट एनालिसिस में भी, जो भी यूज हमें करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना होता है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन वर्ड हुआ डिस्पर्स, डिफरेंसेस या फिर वेरिएशन वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्या देखा, एक जो एग्जांपल था सबका फेस एक जैसा है, फेस कंपोजिशन नाक कान वही कंडीशन है, पानी पियो, नाक कान वही कंडीशन है, बट कंडीशन क्या है, सबका फेस डिफरेंट है। तो डिसिमिलरिटी तो श्योर है और होगी ही, क्योंकि कुछ भी डुप्लीकेट नहीं बना है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। पर्सन टू पर्सन अगर बात कर रहे हैं वो भी वेरी कर रहा है। तो अब समझो जो लीव्स होगा, जो सॉइल है, ईच एंड एवरी टर्म सब कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। जब नेचुरल जो नेचर का प्रोडक्शन है उसमें भी सब कुछ डिफरेंट है, तो मैन मेड तो समझ ही लो कि सब कुछ डिफरेंट होगा। किसी भी प्रोडक्शन आर्टिकल में आप फैक्ट्री की बात करें या फिर कहीं की भी बात करें, सिमिलरिटी एग्जैक्टली सेम हो पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो रेयरली पॉसिबल है। वैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, क्योंकि हम नेचुरल बात करें, पूरा पॉपुलेशन 7 अरब आबादी पूरी दुनिया का ले ले, सब डिफरेंट है। कोई कहा जाता है कि बहुत कुछ सेम है, एग्जैक्ट ट्विंस वाला केस होता है तो सब लोग एक जैसे दिखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, देयर मस्ट बी सम सिमिलरिटी, बट एग्जैक्टली सेम हो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज हार्डली पॉसिबल। और एग्जैक्ट सेम हो ये नहीं होता है। तो डिसिमिलर होगा ये श्योर है। तो अब हम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या कॉमन फैक्टर है, कितने सिमिलर हो आप लोग, हम ये देख चुके। उतने सिमिलरिटी के बाद भी सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट है। हो सकता है किसी 2% का एग्जैक्ट सेम मार्क्स आ जाए, पॉसिबल है, आप और आपके फ्रेंड का एक ही नंबर आ जाए, सब एक जैसा लिखे हो, सब कुछ एक जैसा लिखे, मार्क्स सेम आ जाए, लेकिन क्या दोनों डिफरेंट नहीं हो, किसी न किसी एस्पेक्ट में डिफरेंट तो होगी। उससे डिफरेंस को जब हम मेजर करते हैं तो मेजर ऑफ वेरिएशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए मेजर ऑफ वेरिएशन या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन एज वेल एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और एक चीज इतना एक्सप्लेन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी आप लिखेंगे मैथमेटिकली, जो स्टडी करने वाले हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन आपको इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, सबको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना होगा। बिकॉज आप जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ आप खुद को समझने के लिए, डेटा को डीपली स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। वो बात सबको समझ में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है क्या आप डेटा कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये क्या मेजर कर रहा है। सो आपको हर चीज किसी को तो समझा नहीं सकते हो, हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, हर जगह बैठ के मैथमेटिकल डेटा को आप समझाओगे नहीं। सो इस डेटा के बेसिस पे जो कंक्लूजन है यू हैव टू गिव दैट कंक्लूजन ओनली, उस कंक्लूजन के बेसिस पे जिसको जो समझना है समझो।
ठीक है। सो हर जगह आप डेटा एनालिसिस करके हर जगह डेटा डिस्क्राइब करना, हर जगह एग्जांपल देना है पॉसिबल नहीं दे सकते। सो सिंपली एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज मैथमेटिकल टर्म दोनों का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। रेफरेंस लिया जाएगा डेटा का, बट उसका एक्सप्लेनेशन जो देंगे वो हम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज में देंगे। चलो लिखो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन लिख लिए। measure of dispersion or variation measures the variation in the data, measures the variation in the data, measures the variation in the data set with the help of this, we are able to find, with the help of this, we are able to find the differences or discrepancy in data. We are able to find the differences or discrepancy in data. ठीक है। There are 4 measures of dispersion or variation. There are 4 measures of dispersion or variation. दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, डिस्पर्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। With there are 4 measures of dispersion or variation. Number 1, range, ठीक है, ING range. Number 2, interquartile range. Interquartile range. Quartile, inter QUARTILE. Quart वर्ड आता है ना 4 पार्टीशन का, quartile QUARTILE. Interquartile range, और ब्रैकेट में एक साथ ये भी लिख दो quartile deviation. Quartile deviation क्या लिखे, इंटरक्वार्टाइल रेंज, उसी को बोला जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड में आ जाइए, दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। लास्ट क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और लिख लो वेरिएंस, 5वां, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो लास्ट आपने 4th लिखा है ना, उसको रिप्लेस किया जाता है कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म से डिराइव होकर आता है। वेरिएंस, ठीक है। कितना हुआ, 5 मेजर्स आपने लिखा है। पहला टर्म क्या है, रेंज, सेकंड इंटरक्वार्टाइल रेंज, थर्ड इज मीन डेविएशन, फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ इज वेरिएंस, ठीक है। अब इन सब को स्टडी करने के लिए एक चीज है जो थोड़ा समझना है, वो हम आज बता देते हैं, डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन सब को समझने के लिए एक पॉइंट है जो समझना है, जो कि डिस्टेंस के बेसिस पे है। ये जो 5 मेजर्स आपने लिखा है, उसको 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक डेटा के सेट के बेसिस पे जो स्क्वायर और टर्म्स करते हैं उसके बेसिस पे, और एक डिस्टेंस के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले समझ लो कुछ टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड जो करना है उसके लिए। सो लिखिए, एक हेडिंग डाल दीजिए, पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज जो कि यूज होता है मार्केटिंग रिसर्च वगैरह में, ज्यादा यूज होता है मार्केट टर्म में। एक चीज इन सब के पीछे ये चीज समझ लीजिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना बिजनेस मैथमेटिक्स, ये सब है अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये सब पहले से बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ या फिर कुछ ऐसा टर्म नहीं है, ये एप्लीकेशन के बेसिस पे यूज होता है, और एप्लीकेशन के बेसिस पे कुछ ना कुछ इनहांसमेंट आता रहता है उसमें,
है बहुत पुराना टॉपिक, बट यूज जो होता है अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ उसमें चेंज किया जाता है। सो पार्टीशन वैल्यूज लिख लिया है। पार्टीशन का मतलब बताओ तो कोई, व्हाट इज पार्टीशन? हाँ, बैरियर, बंटवारा, डिवीजन डिवीजन, बोथ साइड डिवीजन ऑफ डेटा। बोथ साइड का आप किस तरह क्या डिवीजन है नहीं पता, बट एक स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी डेटा होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर होगा, और नंबर लाइन पे उसको आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 50, 100, 10, 20, 12 जो भी लिखना है नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता कर सकते हैं। आपको 10 लिखना है तो आप यहाँ कहीं लिख लीजिए, और 100 लिखना है तो यहाँ कहीं लिख लेंगे। तो इस तरह से नंबर लाइन पे डेटा को लिखा जा सकता है। हम सिर्फ इसलिए स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट डाल दिया। इस पॉइंट को, जो कि याद हो शायद मीडियन बोलते हैं, ये दो इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड कर दिया। हाफ ऑफ द डेटा इधर आ गया, हाफ ऑफ द डेटा इधर आ गया। करते हैं, जो मीडियन पढ़े थे उसके रेफरेंस में बोल रहे हैं। मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड द होल डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये रूम 20 से कट कर दो, 50% इधर, 50% इधर, और 50% जहां डिवीजन होगा वही पार्टीशन का पॉइंट है। किस केस में क्या हो रहा है, मिड पॉइंट डाल दिए, ऐसा पॉइंट डाले कि 50% डेटा टू द राइट एंड 50% डेटा टू द लेफ्ट। अगर ये है तो इसको पार्टीशन बोलेंगे। इस पार्टीशन में अगर कोई एक पॉइंट डाल दिया जाता है तो ये मीडियन होता है। अब इस पार्टीशन में सपोज क्वेश्चन में ये हो, देयर आर 3 पॉइंट्स लाइक दिस। 3 पॉइंट्स जब डाल रहे हो तो कितने पार्ट में बट रहा है? 4। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पॉइंट आपने कितना डाला? 3। यहाँ से शुरू है लाइन, यहाँ से ये है, दैट मींस दिस इज हॉरिजॉन, दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपने पॉइंट कितना डाला है? 1 2 3। 3 पॉइंट्स डाल रहे हैं तो डेटा कितने इक्वल पार्ट में आ रहा है? 4 इक्वल पार्ट। इससे पहले जो एक मीडियन डाले थे तो ये क्या था? एक पॉइंट था जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो मीडियन क्या था? मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द होल डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द होल डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, इसको हम क्वार्टाइल्स कहेंगे। क्वार्टाइल वर्ड आया है, क्वार्ट वर्ड जो आता है दैट इज फॉर 4 इक्वल पार्ट्स का पार्टीशन है, जिसमें डेटा का 25% ये आ जाता है, 25 ये, 25 ये, 25 ये। इसको इस तरह से समझो, 0 से 25 एज ग्रुप का ये है प्रीसेट। 0 से लेकर 50% का यहाँ तक चला गया, 50 तक का जिसका एज हो वो। नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर 70% एंड द लास्ट इज जो कि 100 तक जा चुके हैं, ठीक है। 75 होगा, हाँ। सो फर्स्ट 25, नेक्स्ट में 50% पॉपुलेशन कंसीडर कर लिए, एज कंसीडर कर लीजिए। पूरे इंडिया का वो पॉपुलेशन जो 25 के एज में है, बिलो 25 या 25 के एज के रेंज में आ रहा है। तो 25 एज एक इम्पोर्टेंट एज पॉइंट है जिसपे आप आइदर अगर बिलो है तो इस सेक्शन में आ रहे हैं, एबव जा रहे हैं तो इस सेक्शन में आ रहे हैं, कर सकते हैं। पूरे पॉपुलेशन को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें बिलो 25 को इस सेट में रखा गया है, एबव जा रहा है तो इस सेट में, 50 को क्रॉस कर गया तो इस सेट में आ गए, 75 को क्रॉस कर गया तो लास्ट सेट में आ गए। किया जा सकता है, कोई डाउट है इसमें? कर सकते हैं। तो अगर हमें जानना है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या फिर कुछ भी ऐसा कि इस एज के कितने लोग हैं इंडिया में, उसका प्रपोर्शन क्या है, या फिर कुछ भी बिहार कॉलेज कुछ भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लो, उसमें इस एज को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये 25 कहने का मतलब यहाँ 25% डेटा है, 50% डेटा यहाँ था तो ये 25 ही हुआ। सो 25% डेटा यहाँ है, 25% नेक्स्ट 25% ये है, नेक्स्ट 25 ये है, टोटल यहाँ से लेके चलेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 25 है, टोटल 100% डेटा ये, ठीक है। सो पहला पार्टीशन आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पढ़ चुके हो, दैट इज मीडियन। सो मीडियन क्या है? मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द होल डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स जो है दैट इज 3 पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, उसको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। सो मीडियन लिखने की जरूरत नहीं है, कर चुके हो। क्वार्टाइल्स वाला पॉइंट लिखो, लिखो क्वार्टाइल्स।
quartiles. Quartile 3 points that divides the whole data. 3 points that divides the whole data in 4 equal parts. 3 points that divides the whole data in 2 equal parts are called quartiles. 3 points that divides The whole data, whole data होगा, divides the whole data in 4 equal parts are called quartiles. ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट लिख लीजिए, that is decile. DECILE, decile. decile को किस तरह से डिफाइन करते हैं, जरूरत पड़ेगी, हो सकता है यूज कर किया जाता है कभी कभी, इसी में इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स ना करके 10 इक्वल पार्ट्स कर दे. सो 9 points that divides 9 points that divides the whole data in 10 equal parts is called decile. 9 points that divides the whole data in 10 equal parts is called decile. decile word 10 के लिए रेफर हो रहा है, quartile 4 के लिए रेफर हो रहा है. इसी तरह अगर 100 इक्वल पार्ट्स में जो परसेंटेज आप पढ़ते हैं, तो वो परसेंटेज भी उसी से बना है, लिख लीजिए. हाँ, 99 points परसेंटाइल वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा. परसेंटेज जो है वो दैट इज 100% प्योर मैथमेटिक टर्म है ना. यहाँ पे लिखो परसेंटाइल 100%, फिर से हम लोग वही यूज कर रहे हैं. परसेंटाइल जो है दैट इज 99 points that divides the whole data in 100 equal parts. 99 points that divides the whole data in 100 equal parts is called percentile. ये क्या है, सिर्फ रेफरेंस का, पार्टीशन का एक तरीका है. आपको कुछ भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 9 पॉइंट्स करके पार्टीशन कर सकते हैं. वो पार्टीशन करने का ये है कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, जैसे हर एज ग्रुप का नेसेसिटी अलग अलग होगा या नहीं, हर एज ग्रुप का नेसेसिटी अलग है. अगर जॉब, पढ़ाई लिखाई, एज, लिविंग स्टाइल अगर बात करें तो उस एज में ये 4 पार्ट्स वाला काम कर जाएगा. अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का यूज का बात करें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चिल्ड्रन यूज करने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यंगस्टर यूज करेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ओल्ड एज वाले यूज करेंगे. तो आपको पार्टीशन देखना है. कुछ ऐसा टर्म्स है जो ऑलमोस्ट सारा ही ग्रुप करेगा. जैसे ग्लासेस का ले लो, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, 100 तक जो सब में है, तो हर किस एज ग्रुप में कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वैरायटी है कंसिडर किया जा सकता है. तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. 0 to 10 ईयर, 10 to 20 ईयर, 20 to 30 ईयर, 30 to 40, इस तरह से डिवीजन कर दे तो 10 इक्वल पार्ट्स सब कर सकते हैं, किया जा सकता है. इसी तरह परसेंटाइल है जो और भी ज्यादा पार्टीशन है. तो वैसा इस्तेमाल जैसा भी यूज होगा अकॉर्डिंगली हम पार्टीशन करेंगे और अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. जहां कॉमन टर्म है वहां पे आप डिफरेंट रेंज में डिवाइड कर सकते हैं. जहां कॉमन इंटरेस्ट ज्यादा है वहां पार्टीशन कम करने की जरूरत पड़ेगी. जैसे इस एज में लाइफ स्टाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है किया जा सकता है एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए. ग्लासेस यूज वाला डिफरेंट उसको भी इसमें किया जा सकता है. डिपेंड करता है आपको कैसा स्टडी करना है. ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करना है तो पार्टीशन ज्यादा करो, कम इन डेप्थ स्टडी करना है तो पार्टीशन कम करो. डिपेंड करता है और आपके पास टाइम कितना है, फैक्टर्स क्या क्या स्टडी करना है, इन सबके मैटर्स को समझते हुए, सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हुए पार्टीशन करेंगे. ये पार्टीशन क्यों कर रहे हैं ये चीज समझने के लिए, क्योंकि हर एज का रिक्वायरमेंट अलग अलग है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको अब मान लो कुछ बहुत अच्छा गैजेट आया मार्केट में, 100 एज वाले 75 एज वाले ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे नहीं लेंगे, तो हम उसमें क्यों जाएंगे. अपना मार्केटिंग जो भी हमें करना है वो उस पर बेस्ड नहीं होगा. जो कुछ भी हमें सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वो इनके इंटरेस्ट के बेसिस पे
नहीं होगा। तो वो चीज समझने के लिए किस ग्रुप में हमको स्टडी करना है, क्या जानना है, एग्जाम का रिजल्ट चेक करना है, ऑब्वियस सी बात है जो इसमें आ रहा है वही कहीं ना कहीं देगा। इसके बाद वाले में एक्सेप्शंस आ सकते हैं, वो 76 ईयर में भी दे सकता है एग्जाम, बट दैट इज एक्सेप्शन। रिजल्ट उनका आया, अब 76 के एज में जॉब हो तो रिसर्च हमको करने की जरूरत नहीं है। जॉब रिसर्च करना है तो आप कर लीजिए, 20 to 30 के रेंज में हो सकता है एज, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40 मैक्सिमम यही जाएगा। 40, 45 भी ले लो अगर चाहो तो स्टडी करना है, क्योंकि उसमें भी होता है बट कम होता है, तो ये भी मान सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें जैसे स्टडी करना है वैसा ही पार्टीशन करने के लिए, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो सिस्टमेटिकली होता है। परसेंटेज हम लोग बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी यूज हो सकता है। 10 पार्टीशन भी यूज कर सकते हो, 4 पार्टीशन भी यूज कर सकते हो। बस ये पूरे डेटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने का एक तरीका है। बस ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट डे हम लोग पार्टीशन का जो भी रेंज है या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्शन है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं एग्जैक्ट नहीं बज रहा बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है तो। ये तो नहीं है। मैम बोलो। जो 3 क्वेश्चन दी थी मैम, उसका एक क्वेश्चन मैम ये पता करना था कि तीनों में से बनाए तीनों है मैम, उसमें पता करने आंसर की कौन सही सा है बना नहीं था। आंसर कौन सा है मैम नहीं पता, आंसर चेक करने के लिए यस मैम। बताइए, है बनाया है किसी ने? बताओ क्या क्या आ रहा है आंसर, क्वेश्चन तो हमको ये पहला आंसर है 4.0। आंसर तो आपस में आप लोग मैच करा लेंगे। आंसर जो आ रहा है सबका आ रहा है वही आंसर सही है, ये पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से वही रिलेशन ही है कि एग्जैक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 4.09। 4.09 है फर्स्ट का आंसर। सेकंड का 28। सेकंड इज 28, थर्ड का 1 का भी, हाँ। 2.1 का भी 28, 25। 25.40। 405। सिर्फ तुम 2 बनाए हो, बाकी नहीं बनाया है? बनाए, आ रहा है वही आंसर आ रहा है। And the last is the combined mean है शायद वो। Yes, ma'am. Combined mean 80% तो and क्या है? 20%. मैम 80% और 20%। परसेंटेज में बताना था। Yes, ma'am. हम बना तो लिए। मीन सैलरी फाइंड द परसेंटेज, तो ठीक है, अलग अलग निकालना है और मीन सैलरी निकालना है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास में आओ तो मुझे दिखाओ भी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। Okay, ma'am. x मान लीजिए, परसेंटेज से वैसे टोटल 500 दे दिया, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। अलग अलग परसेंटेज निकाल के, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में करके ना, ठीक है, दोनों ही सही है। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में मेजर ऑफ वेरिएशन अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा पढ़ना, अगर पॉसिबल है तो। बुक वगैरह नहीं मिला है फिर ठीक है, देखिए। ओके देन। नाम भी नहीं। आप